हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए टू आर क्लासेस। मैं हूँ यहाँ आपकी अपनी अपनी एजुकेटर अश्विनी श्रीवास्तव, जो कि आप सभी स्टूडेंट के साथ में जुड़ चुके हो एंड आई होप सो कि आप भी हमारे साथ में जुड़ गए होंगे। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग लॉ ऑफ मोशन के जो रिवीजन है उन फॉर्मूलों का यहाँ पर रिवीजन करेंगे फॉर द IIT JEE मेंस 2024 के लिए। हमारा ये आपका पूरा की पूरा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका जो न्यू सिलेबस है जो अपडेट हो गया है अकॉर्डिंग टू आपके एनसीटी। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। आईआईटी के बिहाफ पे जो भी सिलेबस चेंज हुआ है या जो आपका इसमें से रिमूव कराया गया है, तो उन पॉइंट्स को हम लोग रिमूव करते हुए और जो न्यू अपडेट है उसके साथ में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि आप मेरा नाम सभी जानते हैं, अगर नहीं पता है तो मेरा नाम है बेटा इंजीनियर अश्विनी श्रीवास्तव। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप मेरे लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर चाहते हैं तो इट्स माय टेलीग्राम ग्रुप आईडी अश्विनी ASHWINI 2811 पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स की लाइव क्लास लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक की, तो आप अनअकैडमी पे मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। अनअकैडमी में फॉलो करते ही आपका क्या होगा, जितनी भी अपडेट क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग न्यू लॉ ऑफ मोशन में बात करेंगे, न्यूटन साहब की। तो न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की बात कर देते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये थोड़ी डेफिनेशन है बट मैं आपको लिखाऊंगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप इसको अपनी कॉपी नोट्स पे कहीं भी आप पढ़ सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं इनकी PDF भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा चीजों को। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था, लॉस की अगर बात करें तो क्या था। तो छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या कहते थे, एवरी बॉडी, कोई भी आपकी बॉडी हो, तो एवरी बॉडी कंटिन्यूट स्टेट, कंटिन्यू कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट, इन इट्स स्टेट, आपकी स्टेट कैसी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ऑफ रेस्ट, ऑफ रेस्ट, और ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन, ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ straight line, in a straight line, unless it's compiled, unless it's compiled to change the state by, to change the state, to change the state by the external unbalanced force, by the external unbalanced force। ठीक है, तो सिंपल से आपने यहाँ पे डेफिनेशन देख ली है कि इट इज स्टेट द कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कंपाइल्ड चेंज ऑफ स्टेट बाय द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये था हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हम आपसे पूछें सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अगर हम आपसे बात पूछे तो आप क्या बोलेंगे, कि मैं नाम बोलेंगे सीधा सीधा यहाँ पर कि ये क्या कहता है। तो इसका भी कह देते हैं, द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो होता है आपका, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है आपका, अप्लाइड फोर्स एंड चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, अप्लाइड फोर्स कह सकते हैं, एंड द चेंज टेक, एंड द चेंज टेक
a place in a place in the direction of in the direction in which the force act in which the force act। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा दी, कभी कभी एसेशन रीजन में अगर आ गया तो डिफाइन करते हैं। तो अभी लीनियर मोमेंटम क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पढ़ा होगा। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम को कैसे कह सकते हैं, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू क्या हो जाता है यहाँ पे, वेलोसिटी हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन पे भर भर के बनते हैं आईआईटी पर बात करते हैं। अगर इस मोमेंट को क्या करें, किसी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये हो जाता है डीपी अपॉन dt। मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, फोर्स कहते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, फोर्स कहलाता है, एफ। इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ चेंज इन rate change in rate change in linear momentum with respect to time is called force। इसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा, is called force कहते हैं, is called force। is it clear? जस्ट 1 मिनट, एक मम्मी का कॉल है, 1 मिनट में देखती हूँ, आप लोग 1 सेकंड रुकिएगा बस। कॉल नहीं रिसीव करूंगी क्योंकि अभी यहाँ पॉज हो नहीं सकती चीजें, तो अब रिकॉर्डिंग तो हमारी ऑन ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कह जाता है आपका, एक्सेलरेशन बन जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू एम में, यानी कि एफ इज इक्वल टू जो एम में आप यूज करते हैं, यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एफ की बात करें तो आप यहाँ से भी सकते हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की अगर रिक्वायरमेंट है मोमेंटम के टर्म में तो निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन भी आपको पता चल गया, दैट इज डी वी अपॉन क्या हो जाता है, डी टी हो जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर कहीं नहीं दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन टी टी करके निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं करेक्ट करके से मार्क करके लिखूंगी। यहाँ कहते हैं फोर्स, अगर मैं आपसे पूछूं ये फोर्स है क्या चीज, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, फोर्स जो होता है स्लोप ऑफ मोमेंटम क्या होती है, फोर्स कहाँ से निकलता है, स्लोप होती है ऑफ स्लोप ऑफ मोमेंटम एंड टाइम। ठीक है, मोमेंटम एंड टाइम के बीच में, यानी कि पी और टी के बीच में जब भी कर्व आपको कोई सा भी मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, वो क्या शो करेगा, आपको फोर्स को शो करता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अगर हम बोले, अगर आपसे बोला जाए चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एरिया अंडर एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ, अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी चीजें बनेंगी यही क्या होंगी, आपकी समझ के अंदर होंगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने बोला कि अगर आपके पास में ये कोई ग्राफ बना हुआ है, किसका, पी और टी का बना हुआ है, इसमें जो भी मिलेगा इस तरीके से तो ये फोर्स बनेगा। ठीक है, अगर एफ और टी के अंदर ग्राफ मोमेंटम चेंज निकालेंगे तो वो मोमेंटम चेंज निकल आएगा, ये आपको समझ लेना है। कभी कभी ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया। तो सेकंड लॉ को क्या कहते हैं आप लोग, आपका क्या हो गया, लीनियर चेंज ऑफ मोमेंटम का लॉ, सेकंड लॉ। अब अगर हम बात करें थर्ड लॉ की, बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ, अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्ड लॉ क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हमसे बात करें, लॉ ऑफ मोशन, तो क्या होता है बेटा जी, क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, वन बॉडी एक्सर्टेड फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, क्या लिख सकते हैं, वन बॉडी exerted exerted
फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी। ठीक है, सेकेंड बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्टेड करती है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट करती है, तो सीधे कह सकते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स भी आप इसको कह सकते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए सब चीजें मैं आपको लिखाऊंगी, कुछ भी चीजें आपसे नहीं छोड़ी जाएंगी, आगे आपको इससे सब चीजें काम में आए। नंबर 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू, सॉरी, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 आप लगा के इसको कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको इससे समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि P1 इज इक्वल टू आप क्या लगा सकते हैं, M1 V1 लगा सकते हैं इज इक्वल टू आप M2 V2 अप्लाई करके चीजों को निकाल सकते हैं, तो P1 हो जाएगा और ये किसी बार P2 के बराबर। तो इस तरीके से आप इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करके क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में आगे की नहीं आगे, आगे की नहीं आगे। अगर हम रिकॉइल ऑफ गन की बात करें, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है। तो गन की जो बुलेट होती है ना, कंसिस्ट होती है टू बॉडी सिस्टम पर। बिफोर द गन अगर फायर्ड है तो बोथ गन जो है और बुलेट जो किस में होगी, रेस्ट में होगी। अगर टोटल मोमेंटम ऑफ गन और बुलेट की बात करते हैं, सिस्टम की जीरो हो जाती है। यानी कि हम इसका एक एग्जांपल कंसीडर करें कि एक आपके पास गन है और बुलेट है। अगर इनिशियल केस में वो रखी हुई है तो उस इनिशियल केस में उसका जो मोमेंटम है गन और बुलेट का, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। और जैसे ही हम कह सकते हैं गन एंड बुलेट, गन एंड बुलेट किसका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर किसमें एट रेस्ट में है, देन टोटल मोमेंटम, तो इस केस में हम कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं गन और बुलेट के, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका मोशन में आ जाता है, इनिशियल में बुलेट की वेलोसिटी वी बी है, गन की वी जी है, ठीक है, तब इसका फायर जैसे ही आपने गन से बुलेट को निकाल दिया, उस केस में क्या होगा, जैसे ही क्या हुआ, गन एंड बुलेट, गन बुलेट, बुलेट इज जस्ट फायर, आपकी क्या हो जाती है, जस्ट फायर हो जाएगी। तो जैसे जस्ट फायर होती है तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। मास ऑफ गन, बुलेट की मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, जो वी वेलोसिटी ऑफ गन होगी माइनस ऑफ क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देखेंगे M B V B अपॉन क्या हो जाएगा, M G हो जाएगा। इज इट क्लियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर IIT JEE कॉन्सेप्ट या IIT JEE के न्यूमेरिकल पे देख रहे हैं तो एक ये क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट आ चुका है। एक फॉर्मूला देखिए ये रहा इंपॉर्टेंट एज पर न्यू सिलेबस, ये भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूले जो मैं स्टार मार दे रही हूँ रेड कलर का, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स में। और अगर आपको क्वेश्चन बनाने तो इनको एक बार रिवाइज करिए, और इन क्वेश्चन जितने भी IIT के, इन्हीं पे से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से बना दिए जाएंगे। फिर आता है आपका इम्पल्स। क्या होता है बेटा इम्पल्स, इम्पल्स को सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसको किसी कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पल्स को। डेफिनेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन सिंपल सी है कि इम्पल्स इज अ फोर्स, इम्पल्स एक फोर्स है जो प्रोडक्ट है किसका, एवरेज फोर्स का एंड टाइम का। ठीक है, तो ले सकते हैं यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इम्पल्स, यहाँ पर मैं इम्पल्स डेफिनेशन ही लिख दे रही हूँ आपके लिए। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि कई बार पूछ लेता है एग्जाम, प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स, ऑफ द एवरेज फोर्स, ये अंडरलाइन कीजिएगा, दैट इज नॉट ओनली फोर्स, दैट इज एवरेज फोर्स, जितना भी आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एवरेज फोर्स, एंड द टाइम, एंड द टाइम, जो भी आपका टाइम लगेगा, एंड द टाइम फॉर विच फोर्स, फॉर विच फोर्स, फॉर विच फोर्स एक्ट एंड एक्ट्स एंड इट इज एक्ट्स एंड इट इज equal to the change, it is equal to the, equal to the change, किस में होगा, equal to the change in the momentum of the body, in the
बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट, ठीक है। अब समझेंगे कैसे कैसे फॉर्मूलेस में देखना चाहेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम आई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एफ एवरेज, क्योंकि कई बार आता है एफ इंटू डेल्टा टी दे देगा, तो देखना जहां पे एवरेज वर्ड लिखा हो वही होगा, ये हम कह सकते हैं रेट चेंज योर मोमेंट। तो बेटा देख लेना फॉर्मूला कहीं भी आपके सही लिखे हो, एवरेज वर्ड लिखा हो तभी वो सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कितने टाइप के होते हैं तो आप सब जानते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपने दो टाइप के पढ़े हैं, नॉर्मल रिएक्शंस पढ़े हैं और टेंशंस पढ़े हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स करूं जो आपके ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें तो एक होता है हमारा नॉर्मल फोर्स होता है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, जो सरफेस के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट होती है आपकी टेंशन होती है, नेक्स्ट क्या होती है, टेंशन। टेंशन वो सारी वाली जैसी भी लगती है, ठीक है। तो देखते हैं नॉर्मल कैसे लगती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो यहाँ पे नॉर्मल देखोगे कैसे होगी, सरफेस के यहाँ पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, यस या नो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब मैं जस्ट ड्रॉ कर देती हूँ आपके सामने, ये देखिए ये हो गई हमारी नॉर्मल फोर्स हो जाता है, ठीक है। इसको एन से या आप आर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं जिससे आपको लगे। एम जी क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे, अगर यही ऑब्जेक्ट आपका कैसे रखा हो, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो, तब इंक्लाइन प्लेन ऐसे करके रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखा है, तब नॉर्मल क्या होगी, तब भी बेटा नॉर्मल क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम में ये बहुत हेल्प करती है, इसकी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होगा, जो भी सरफेस है उसके हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, जिस पे ऑब्जेक्ट आपका रखा है। इसका mg क्या हो जाएगा, अब इसका mg देखेंगे तो इसका mg कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, जो भी यहाँ पर आपको थीटा दे रखेगा उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट कर देंगे। अगर यही आपका क्या हो जाए, वर्टिकल सरफेस के हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाए, सॉरी वर्टिकल सरफेस हो जाए, इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ बताइए कैसे कैसे फोर्स होंगे, तब भी आप बोलेंगे नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और mg क्या हो जाएगा इसका, डाउनवर्ड, मतलब mg हमेशा नीचे रहेगा, बाकी नॉर्मल क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को क्या करते जाएगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही कहता रहेगा, उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। तो ये बात याद ही रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट फोर्स की, फ्रिक्शन की, ये सब कॉन्सेप्ट आगे फ्रिक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से बाद में हम लोग की ये टेंशन कैसे लगती है, तो ये टेंशन तो आपको पता ही है कि टेंशन कैसे लगेगी, अगर कोई दो फोर्स लग रहे हैं, अगर ये कोई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखा हुआ है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है, फोर्स आपने लगाया और ये यहाँ पर बंधे हुए हैं, तो जब ये किसी स्ट्रिंग से बने हैं, रॉड से बने हैं, किसी से बने हैं, तो यहाँ पर अगर फोर्स एफ इस डायरेक्शन में, तो टेंशन क्या लगेगी, इसके अपोजिट लगेगी, इसमें अपोजिट लगेगी, तो इस ब्लॉक में भी क्या लगेगी, इसके अपोजिट लगेगी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बनाते जाएंगे, चीजों को समझते आएंगे, न्यूमेरिकल्स इसी पे ही आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप देख पाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड, गॉट इन माय पॉइंट, क्या मैं कहना चाह रही हूँ इसमें, आप लोग टेंशन में बात करेंगे तो पुली देखेंगे, पुली का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा बॉडी को क्या होता है, जब बॉडी अटैच होती है किसी से तभी लगता है। टेंशन कब लगेगा, जब बॉडी क्या होनी चाहिए, अटैच हो, तो हम लिख सकते हैं जब कभी भी आपकी क्या होगी, बॉडी क्या होगी, जब कभी भी बॉडी क्या होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए, अटैच टू द ऑब्जेक्ट, अटैच टू ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच होनी चाहिए, तभी टेंशन क्या होगी, जनरेट होगी, चाहे वो पुली में हो, सरफेस पे हो, कहीं भी हो, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका फ्रिक्शन, आ गए हमारे फ्रिक्शन बाबा, जिसपे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अब ये फ्रिक्शन क्या बोला है, मैं ये सोच रही हूँ पूरा ये टॉपिक जो है ना, लॉ ऑफ मोशन आज ही वाले इसमें खत्म करा दें। तो फ्रिक्शन क्या होता है, आपने देखे होंगे फ्रिक्शन कई टाइप के फ्रिक्शन पढ़ा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये सब बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता क्या है, तो फ्रिक्शन नॉर्मल से अगर मैं बात करूं, जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर एक्ट करता है, उसको रोकता है, ठीक है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन आपको थोड़ी सी लिख दे रही हूँ, फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स, एक ऐसा फोर्स है विच कम इनटू द, विच कम, एक मिनट इरेज कर देता हूँ, फोर्स विच कम्स, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन, प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड, वन ऑब्जेक्ट
स्लाइड्स और रोल्स ओवर द सरफेस, और रोल्स ओवर अ सरफेस, या तो किसी पे से लुढ़कता हुआ चला जाए वो सरफेस पे से, या फिर उस पे अटैच्ड हो टू द अनदर बॉडी, सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, अनदर बॉडी। ठीक है, तब जो एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, तो लिख सकते हैं एंड, ये कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, एंड एक्ट्स, जो कैसे एक्ट करता है, इन ए डायरेक्शन, इन डायरेक्शन, या आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सरफेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये हमेशा सरफेस के क्या होगा बेटा, टेंजेंशियल ही क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, पहली बात बॉडी क्या होनी चाहिए, स्लाइड करनी चाहिए, लुढ़कनी चाहिए। ठीक है, और क्या होता है दूसरी बॉडी पे, तब ये टेंजेंशियल एक्ट करता है, इसे ही कहते हैं। अब ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट जो होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। दूसरी चीज कैसे कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, दिस फोर्स, दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, अब जैसे कि आप समझेंगे, ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें फोर्स एफ लगाया डायरेक्शन में। अब जो फ्रिक्शन बाबा जी बैठे होंगे ना, इसमें कहाँ बैठेंगे, आप कहेंगे मैडम फ्रिक्शन बाबा बैठेंगे यहाँ पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, फ्रिक्शन होंगे। और देखिए सरफेस की कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये क्या हो गया आपका फ्रिक्शन, यहाँ से आप ये जानते हैं, ये क्या हो गया आपका रिएक्शन हो गया, मास ऑब्जेक्ट का एम है, तो एम जी क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो भी वैल्यू होती है एफ, अभी यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, इस फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, जस्ट बिगिन द स्लाइड होता है ओवर द सरफेस, जस्ट स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो कहते हैं जस्ट, क्या लिख देते हैं हम लोग, जस्ट बिगिन टू, बिगिन टू, जस्ट बिगिन टू स्लाइड over the surface of another body, over the surface of another body। ठीक है, another body, तो इसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, इसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद रहेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जस्ट स्टार्ट होगा, जस्ट स्टार्ट लिखा ना, बिगिन, जस्ट स्लाइड, स्लाइड मतलब स्टार्ट होना, मोशन, स्लाइड मतलब सरकना। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा। जो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जस्ट बिफोर द बिगिन द स्लाइड ओवर द अनदर, और इसको लिमिटिंग, या इसका दूसरा नाम हो जाता है, हम क्या कह सकते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकालेंगे, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जैसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा, म्यू एस, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इंटू नॉर्मल होती है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पे अगर म्यूस निकालने का तो एफ एस अपॉन आर कर देंगे, आर क्या आपको पता ही है, ये आपका होता है नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सी ओ एफ लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म से, जिससे आता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी क्या करेगी, मेंटेन करेगी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बॉडी मेंटेन, बॉडी मेंटेन, बॉडी मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपकी बॉडी क्या करिए, यूनिफॉर्म मोशन करती चली जा रही है और उसके अपोजिट एक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, काइनेटिक और स्लाइडिक फ्रिक्शन, देन डेवलप, डेवलप्ड काइनेटिक, काइनेटिक होगा इसके पास में, या कह सकते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या होगी, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका काइनेटिक कह सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे म्यू के इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट से रिमार्क यहाँ पे लिख सकते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे आप नोट करके लिख लीजिए बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोनों में ज्यादा बड़ा कौन होता है, तो म्यू के जो होता है ना आपका, म्यू के की जो वैल्यू होती है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की जो होती है, ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, ऑलवेज लेस होती है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार आईआईटी में एसेशन रीजन में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हेडिंग है आपकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है,
ये सब चीजें इसलिए बता दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन है तो आपको छोड़ना नहीं है बेटा, सबको फोड़ के आना है, एक एक क्वेश्चन को फोड़ के आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। लेट यू सपोज कि आपको ये पता है रिएक्शन क्या होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपको पता है, ऑब्जेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा आपका, यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट मिलेगा, जो कि आपका नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूँ कि टेन थीटा निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, एफ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से आर। अगर मैं इस ट्रायंगल को क्या कर दूं, कवर कर दूं, यस या नो, कर सकते हैं इस केस में। तो यहाँ से हम थीटा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन, या आप कह सकते हैं इसे म्यू के बराबर। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू भी दे रखा हो तब निकाल, यानी कि थीटा दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, म्यू को निकाल सकते हैं अलग अलग एंगल पे, जैसा भी आपको कहिए। थीटा इज इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन इनवर्स म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थीटा को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार आईआईटी में निकलवा लेता है, एंगल देता है और बच्चे सोचते हैं कि हमें फ्रिक्शन निकालना कैसे। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर ऐसे समझ लो ना, ऐसे कोई आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है ये रहा, ठीक है, इस पे कोई आपका क्या करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और ये एंगल आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रही है। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट फिल, अब आपसे पूछे कोफिशिएंट फ्रिक्शन बताइए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए, तो आपने कहा मैडम जी यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री में है, ठीक है निकाल लो। तो आप यहाँ से जब निकालेंगे वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/√3 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू निकल आएगी नहीं निकल आएगी। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको एंगल दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। अब मैं कुछ और भी आपको मेथड्स जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सॉल्व अगर प्रॉब्लम करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम पे जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है आप लोगों के लिए, जिससे कि इन कंक्लूजन की हेल्प से क्या कर पाएंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से होती है। जैसे अगर दो मास क्या हो आपके, टाइड हो स्ट्रिंग पे और फ्रिक्शनलेस पुली हो। ठीक है, आपके पास पहला केस क्या है, मैंने कहा कि आपके दो मासेस है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे टू मासेस, आपके पास दो मास है, टाइड है किस पे, टाइड मतलब बंधे हैं टू ए स्ट्रिंग। ये स्पेशल केसेस है, चार पांच मैं आपको सब दिखा दूंगी। स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, आपकी फ्रिक्शनलेस कैसी है, ये पुली है, उस केस में क्या करेंगे। तो देखिए चलिए यहाँ से देखते हैं, फॉलो करेंगे फटाफट से। ये हमारी क्या हो गई, पुली हो गई, फ्रिक्शनलेस पुली है। यहाँ पर एक मास टंगा हुआ है, ये रहा हमारा एक मास, जिसे हमने कह दिया M1 मास है। दूसरा मास यहाँ टंगा हुआ है, जिसका मास क्या है, ये M2 मास है। ठीक है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे कैसे बनेगा। ये बेटा बनाने एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे इसी से, तो मैं आपको इसलिए बनवा रही हूँ। तो अगर मैंने पहली वाली बॉडी का बनाया मास 1 के लिए, तो किसके लिए, फॉर M1 के लिए। जैसे मैंने M1 के लिए बनाया तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसी में बनाएंगे। सबसे पहले M1G क्या हो जाएगा नीचे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो नीचे आ रहा है तो M1 क्या है, नीचे आएगा। तो टेंशन बाबा कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। इसमें टेंशन ऊपर जाएगी तो इसमें भी क्या होगी, टेंशन ऊपर ही तो जाएगी, यही बताया था। तो ये पुली पे लगेंगे, इसका भी M2 क्या लगेगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ से हम देखेंगे ये क्या हो गया आपका, M1G नीचे हो जाएगा और T ऊपर हो जाएगा। तो पहली बॉडी के लिए बन गया। ऐसे आप फॉर द किसके लिए, M2 मास के लिए बनाएंगे, तो कैसे बन जाएगा M2 के लिए बताइए। अब इसका एक्सेलरेशन क्या है, देखो ये नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, नीचे। छोटू वाला ब्लॉक क्या होगा, बेचारा ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ टेंशन के साथ इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगी M2G। अगर मैं आपसे इक्वेशन लिखने के लिए कहूँ तो आप इक्वेशंस कैसे लिखेंगे इसकी, देखो इसकी इक्वेशन क्या होगा, हमने किया ये अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो जाएगा T माइनस M1G। ठीक है, डाउनवर्ड कैसा है, नेगेटिव है, तो इसी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, MA। पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को कैसा गया, अपवर्ड T माइनस क्या हो गया, M2G। अब ये क्या जा रहा है ऊपर, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, M इंटू ए हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, इस तरीके से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, टू इक्वेशंस टू अननोन एंड गेट द आंसर इन इजीएस्ट वे। अंडरस्टैंड, इस तरीके से क्या कर लेंगे आप, इनकी इक्वेशंस को निकाल लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, समझ में आ जाएगी। सीधी सी बात दिख रही है। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे कि M1 और T1 में कौन ज्यादा है, तो T1 ज्यादा है। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल सा यहाँ से एक और फॉर्मेट में इसकी इक्वेशन को आप राइट डाउन कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर टेंशन क्या है, इसकी टेंशन ज्यादा होगी, इसकी टेंशन कम होगी, तभी तो ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका m1 ज्यादा है, ये नीचे जा रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये ऊपर आ रहा है एक्सेलरेशन ऐसे। तो इक्वेशंस को या तो ऐसे लिख लो या इनको डायरेक्ट और भी साइन कन्वेंशन, तो आप इसको लिख सकते हैं m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a के टर्म में भी लिख सकते हो पहली इक्वेशन को, और दूसरे वाले के लिख सकते हैं टी m2g इज इक्वल टू m2a के फॉर्म में लिख सकते हो। दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हो, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। आप लोगों की चॉइस है, या तो आप इसको ऐसे लिखो तब भी सही है, या आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तब भी सही है, दोनों इक्वेशन आपकी सही है, किन्हीं को भी लिखो, आपकी चॉइस है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे इक्वेशन 1 को एंड 2 को। जैसे सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, m1 माइनस m2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप ये याद रख सकते हैं कि अगर दो इस तरीके से पूरी एक्सेलरेशन पूछा तो डायरेक्ट दो, टेंशन क्या हो जाती है, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं या निकाल लीजिए इक्वेशन बना के, वैसे तो इक्वेशन बना के निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके मासेस क्या है, टू मासेस क्या है, कांटेक्ट में है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, टू मासेस इन कांटेक्ट, तो सेकंड केस है टू मासेस किसमें है आपके, इन कांटेक्ट। ठीक है, किसमें बेटा, कांटेक्ट में। इस केस में क्या करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। ये देखो सारे फॉर्मूलेज में वन जगह आपको समराइज करा दी है, स्पेशल केस मतलब उनमें से आईआईटी के प्रीवियस ईयर से निकाल के ये चीजें मैं लाई हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन को बना पाए। जैसे लेट यू सपोज कि आपके पास एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक आपका ये रहा, ठीक है, इसका मास हमने कहा m1 है, इसका मास आपका m2 है, यहाँ पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं फर्स्ट वाले का, तो बताइए जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया किसी एफ फोर्स से यहाँ पे सरकाया m1 वाले मास को, ठीक है, तो यहाँ से बताइए ये रिएक्शन कहाँ लगाएगा, अपोजिट लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और नॉर्मल का है इस वाले ब्लॉक का, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन, तो हमने क्या कहा एक्सेलरेशन बाबा कहाँ होंगे, इन दिस डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब मेरे को बेटा सेकंड वाले ब्लॉक का बनाइए m2 का, तो आप कहेंगे यस मैडम ये हो गया हमारा m2 का, ये देखो रिएक्शन यहाँ से आ रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर की ये डायरेक्शन हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बस इक्वेशन सब आपको लिखनी है तो आप दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले वाले की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस आर, क्योंकि एफ ज्यादा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 ए हो जाएगा। यस, ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे आर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, m2a के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो यहाँ से आपका जो टोटल फोर्स निकल आएगा वो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। जैसे कि आप लोग दे भी पा रहे हैं, दोनों मास को जोड़ दो, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स निकलेगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको F2 निकालना है तो आप F2 निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मास 2 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इनसे जो न्यूमेरिकल है उनका भी। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हो जाए, अगर इसी जगह 2 की जगह कितने हो जाए आपके, 3 मासेस हो जाए, 3 मासेस क्या हो जाए इन कांटेक्ट, तब क्या करेंगे आप, तब भी सेम यही आपका रहेगा, 3 मासेस हो जाए तो आप क्या कर देंगे, एक मास, ये रहा दैट इज 2 मास, और ये रहा आपका 3 मास। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका F, यहाँ हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया हमारा m3 मास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इसको निकालते जाओगे, चीजें आपको मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ से आप इसकी इक्वेशंस बना दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम लिख लीजिए m1 का, ये हो गया हमारा m1, एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ये रहा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसको हम आर डैश मान ले रहे हैं। पहला फिगर हो गया। m2 मास के लिए बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया हमारा m2, एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में हो गया, आर डैश हमने बोल दिया यहाँ लग रहा है आर डैश, और यहाँ से हमने मान लिया कि इसको हम आर मान ले रहे हैं, जो m3 2 पे लगा रहा है। ठीक है, और जो तीसरा वाला है मास m3, इसका भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, यहाँ से मिलेगा आपको आर। तीनों इक्वेशन, तीन इक्वेशंस बना के वैल्यूज निकालने की। 4 मासेस अगर स्ट्रिंग से कनेक्ट हो उस केस में क्या करेंगे, सारे केस लिखा दे रही हूँ, अगर स्ट्रिंग से कनेक्ट है इनसे बाहर नहीं जाएंगे। 2 मासेस कनेक्ट विद स्ट्रिंग, अगर आपके क्या हो, 2 मासेस क्या हो, 2 मासेस कनेक्ट विद स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपके स्ट्रिंग से कनेक्ट है उस केस में क्या होगा, हम न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे आईआईटी जे मेंस के, पहले रिवीजन करते रहिए और आप प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक मास ये रखा हुआ है स्ट्रिंग से बना हुआ, एक मास आपका स्ट्रिंग से ये रखा हुआ है बना हुआ।
ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये आपके बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है, इनसे ये बंधे हुए हैं, एक फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है इधर से पकड़ पकड़ के। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो m1 वाले का बनेगा, ये हो गया आपका m1, यहाँ से आपका लगेगा इसमें टेंशन स्ट्रिंग की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। m2 के लिए अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका m2, यहाँ पर क्या लग रहा है फोर्स, टेंशन क्या हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। तो इक्वेशंस बना लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, बना लेंगे इक्वेशन। बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, आप बोलेंगे टी इज इक्वल टू m1a, पहले इक्वेशन के लिए आ गया, पहले मास के लिए, दूसरे के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा f माइनस क्या हो गया t इज इक्वल टू m2a, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा f अपॉन a1 प्लस सॉरी m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टेंशन की बात करूँ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1a के बराबर लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं m1 f अपॉन m1 प्लस m2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको नीड हो, जैसी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो, ठीक है, जहां भी आप करें उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस को वाइस वर्सा करके निकाल सकते हैं। तीन कनेक्ट होंगे तो तीन के लिए भी बना लेंगे, अब आप लोग को ऐसा दुख दर्द नहीं है कि नहीं मैडम तीन के लिए नहीं बनेगा, तो तीन के लिए भी आप क्या करेंगे, आई होप सो बना लेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि स्ट्रिंग सस्पेंडेड है, मतलब लटका हुआ है, देखो सारे केस में लिखा दे रही हूँ बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे एक सेकंड, जस्ट ए मिनट। नंबर 5 केस, टू masses connect by the string and suspended from the support। तो यहाँ लिख दे रहे हैं टू masses जितने भी आपके मास है, आज इसको पूरा ही करा देंगे हम, जिससे कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। टू masses connected by a string and suspended from support and suspended from support। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कैसे, क्वेश्चन देखो इनसे बाहर नहीं जाएंगे, गारंटी मैं दे रही हूँ बेटा, इतना अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो इससे बनेगी। जैसे आपके पास एक मास है m1, इसके साथ में एक और मास आपका टंगा हुआ है m2, यहाँ पे एक फोर्स आपका लग रहा है f। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना सीख ही गए, तो पहले वाले का कैसे बनेगा, यहाँ हो गया m1, टेंशन क्या आ गई, यहाँ पर t ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर ठीक है, इसको हम t डैश ले ले रहे हैं, यहाँ पे हमें टेंशन क्या मिलेगी, t मिलेगी, और यहाँ पर क्या मिलेगा m1 g डाउनवर्ड। सेकंड वाले ब्लॉक का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे टेंशन आ गई t, ये हो गया मास आपका m2 रहेगा, तो यहाँ से आप देखेंगे फोर्स f लग रहा है, और यहाँ से क्या लगेगा m2 g लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी t डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा t प्लस m1 g इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से एक t इज इक्वल टू क्या बन जाएगी f प्लस m2 g बन जाएगी। तो ऐसे करके आप इनको निकाल सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके दो ब्लॉक कनेक्ट है स्ट्रिंग से, ये वाला केस नंबर 7, कितने हो गए 5 हो गए। नेक्स्ट है 6 नंबर केस, फिगर बना दे रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम्स बाहर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर इस तरीके का कोई फ्री आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये हो गया आपका मास m1, यहाँ पर एक पुली लगा देगा और इससे मास को लटका देगा ऐसे m2। तो सबसे पहले बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाना है, आंसर निकालते जाना है। अब मैं पहले वाले ब्लॉक का बनाऊं, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये नीचे आएगा, सिंपल सी बात है m2, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, यहाँ, तो इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ से क्या हो जाएगा m1 है ना, तो यहाँ से मिलेगा m1 जी इन दिस डायरेक्शन, और टेंशन बाबा आ जाएंगे यहाँ पर, तो टेंशन यहाँ लग रही है, वो टेंशन कहाँ लगेगी, इसकी इस डायरेक्शन में होगी। तो m2 का कैसे बनेगा फिगर, m2 को देखो, ये हो गई हमारी टेंशन ऊपर हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, यहाँ से हो जाएगा आपका m2 जी नीचे डायरेक्शन में। दोनों की इक्वेशंस बना देंगे, आंसर निकाल लेंगे, आ गई बात समझ में। अगर यही क्या हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिख लेंगे। आप कहेंगे कि m2g नीचे, तो हम लिखेंगे m2g माइनस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ma हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास में क्या हो गया, जब ये नीचे आ रहा है तो t फिर से ज्यादा है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इक्वेशन किसमें हो गई, t प्लस एम जी करके इक्वेशंस को बराबर करके लिख के इक्वेशंस बना लेंगे, आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट, कोई दुख दर्द परेशानी आई होप सो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू, आप देखिए t इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे m1a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इंक्लाइन वाले केस पे, उस पर बताना पड़ेगा कि हो जाएगा,
इंक्लाइन वाला केस भी बता दें, निकाल लेंगे आई होप सो। उसमें तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालते जाना है और आप लोग यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे नहीं आते। एक और ऑब्जेक्ट बता देते हैं, अगर आपके पास एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखे हैं इस तरीके से, ये वाला भी क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पर m1 मास ये है, ये m2 मास है, और ये फोर्स लगा है, यहाँ पर फोर्स लगा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम ने सबके बता दिए आपको, जिससे आप क्वेश्चन वो बना पाएंगे। अब जब इधर लग रहा है तो सबसे पहले हमने क्या देखा, फ्रिक्शन बाबा कहाँ लग रहे होंगे, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले हमने पहले वाले ब्लॉक का बनाएंगे, यहाँ से हमने कहा m1, जो आपका m2 को ले लेते हैं, पहले m2 को लिया, तो इस डायरेक्शन में m2f मैक्सिमम यहाँ लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन बाबा जी कहाँ लगेंगे, आप बोलेंगे मैडम फ्रिक्शन यहाँ लग गया, आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ आर लग गया। ठीक है, m2g क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। r डैश एक नॉर्मल सरफेस क्या करेगी, ये वाली नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, आप कहेंगे यस। एक ऊपर रखा हुआ बॉक्स लगा के डाउनवर्ड, यस, दोनों के। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, दिस वन इज योर एक्सेलरेशन। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। m1 ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो m1 ब्लॉक ये रहा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गया आपका आर, यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका m1g हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। इंक्लाइन वाला केस तो आपको बता ही दिया मैंने किस तरीके का रहेगा। तो इनके बिहाफ पे आप सारे न्यूमेरिकल्स जो है ना अब बना लेंगे, कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग ना बना। ठीक है, सारे स्पेशल केसेस मैंने आपको लिखा दिए हैं। अगर फिर भी कुछ लगता है कि रह गया है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर जो रिवीजन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम मैकेनिक्स की जो कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन की जो क्वेश्चंस हैं या कुछ ट्रिक्स हैं, बैंकिंग राउंड ऑफ है, ठीक है, ये सब जो टॉपिक्स है ना हम नेक्स्ट वाली क्लास में मतलब एक और वीडियो बना देंगे छोटा सा, वहां पे डिस्कस कर लेंगे आपके सारे रिमेनिंग बचे हुए पॉइंट्स। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही के लिए हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए कि थोड़ा सा हमें भी आपका साथ मिले। ठीक है, और लाइव क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और जल्दी ही आप अपने चैनल पे भी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू, बाय बाय, ओके।